अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। और कल का लेक्चर कैसा रहा उसकी कोई अपडेट वगैरह जो है वो भी दे दें, फीडबैक वगैरह। और आज हम जो है टॉपिक शुरू करेंगे प्रेसी का, जो एक सबसे एक आप ये कहने के इंस्ट्रूमेंटल टॉपिक है किसी भी पेपर में। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें प्रेसी और ऐसे। एक मिनट। जी देखें जी, हमारे पास कोई भी जो ऐसे और जो प्रेसी का पेपर होता है उसमें कल भी मैंने आपको बताया था दो ही मेजर चंक होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास ऐसे होता है और एक हमारे पास प्रेसी होती है। जो कंपोजिशन के पेपर जितने भी होते हैं ना हमारे पास, जो सब्जेक्टिव पेपर जितने हैं उनमें। अच्छा, अब इनमें से मैंने आपको कल ये बताया था कि जो इनमें अगर आपने ऐसे भी लिखना है या आपने अगर प्रेसी लिखनी है तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे पास? पैराग्राफ होता है कि आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। अगर आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आता तो इट मीन्स कि आप एक अच्छी प्रेसी, एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। वकास साहब, ये बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं जरा। अच्छा, अब देखें जी, हमारे पास यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहेगी, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है जी? पैराग्राफ। पैराग्राफ ही जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है ऐसे का भी, और पैराग्राफ ही आपने लिखना है एक प्रेसी में भी। जो प्रेसी इटसेल्फ क्या होता है? एक हमारे पास पैराग्राफ ही होता है। अच्छा, अब पैराग्राफ के कल हमने कंपोनेंट्स पे बात की थी और बड़ी तफसील से हमारी बात हुई थी कि हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, जैसे हम टॉपिक स्टेटमेंट कहते हैं, पंच लाइन कहते हैं, कुछ भी कह लें। जिस आपने टॉपिक पे लिखना है एक पैराग्राफ, पहली एक डेढ़ लाइन आपकी उसी टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए। आगे फिर हम क्या करते हैं? एविडेंस देते हैं, कोई ना कोई एविडेंस होता है हमारे पास। वो एविडेंस हमारा आर्ग्यूमेंट्स की शक्ल में हो सकता है, वो हमारे पास कोई स्टैट हो सकता है, कोई फिगर हम दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान पॉपुलेशन इज राइजिंग एट अ वेरी हाई पेस। अगर पॉपुलेशन स्पाइक की बात करें, मैं कहता पाकिस्तान पॉपुलेशन इज राइजिंग एट अ हायर पेस इन द, या एट द हाईएस्ट पेस इन द सब कॉन्टिनेंट इन इन साउथ एशिया। तो फिर मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट में मैं साथ अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी एग्जांपल दे दूंगा, साथ में बांग्लादेश की एग्जांपल दे दूंगा कि उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। इस तरह करके हम क्या करते हैं? हम साथ एग्जांपल कोड करते हैं और एग्जांपल कोड करके हम उस अपने जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया होता है, जो हमने पहले स्टेटमेंट दी होती है, उसको उन आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे हम क्या करते हैं? सब्सटेंशिएट कर लेते हैं और फिर एंड पे हम क्या करते हैं? उसको कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, अब जितना भी हमारे पास प्रेसी है, प्रेसी को अगर देखें तो प्रेसी इटसेल्फ एक क्या होती है? पैराग्राफ होती है, जो हमारे पास रा क्वेश्चन की सूरत में क्वेश्चन पेपर पे आती है।
वो एक पैराग्राफ ही होता है। अच्छा, अब जब पैराग्राफ होता है तो इसका मतलब है देयर शुड बी अ टॉपिक, मतलब उसका एक टॉपिक होना चाहिए जिसको हम कहते हैं टाइटल होना चाहिए। अच्छा, अगर टाइटल है तो इसका मतलब है फिर उसके वही पार्ट भी होने चाहिए। सबसे पहला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल पार्ट होता है उसका ओपनिंग होनी चाहिए, उसके हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, उसके हमारे पास फिर कंक्लूजन होना चाहिए, एक सेट ऑफ एविडेंस हो सकता है। ठीक है, यही हमारे पास 3 पोर्शन उसके भी होने चाहिए। तो इसी तरह हम ये कहते हैं जब हम प्रेसिंग कर रहे होते हैं तो हमने इसी चीज को देखते हुए हमने अपने जो पैराग्राफ पेपर में आया होता है, हमारे पास जो पैराग्राफ आया होता है उसको इसी तरह हम डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे जाके मजीद सारी तफसील से बताता हूँ, लेकिन पहले हम थोड़ा सा जो रूल्स हैं प्रेसी के हम उनको देख लें, उनको डिस्कस कर लें ताकि चीजें जो है हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए और चीजें समझ आने वाली हो जाए। अच्छा, प्रेसी का सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझा जाता है वो आता है जी लेंथ ऑफ प्रेसी। अच्छा, अब लेंथ ऑफ प्रेसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ आरा है। दे हैव देयर ओन, एवरी सेट ऑफ स्कूल हैज इट्स ओन आर्गुमेंट, इट्स ओन एविडेंस ऑन दिस। अच्छा, अब क्या है, अमूमन जो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम में है कि वो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हों 1/3 उसका हमने 1/3 करना होता है। फर्ज करें अगर मैं कहता हूँ कि 300 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो उसको आपने 100 और 110 के दरमियान जो है वो लेके आना होता है। लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप बहुत बड़ा बड़ा करके नहीं लिखते तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके अल्फाज गिने, और ना ही आपको चाहिए कि आप पैराग्राफ के एंड पे जो है वो उसके पैराग्राफ जैसे ये यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है और एंड पे आप उसको ब्रैकेट में लिख दें जी 115 वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखना है पर्पस क्या है। हमारी प्रेसी का पर्पस उसको कट शार्ट करना नहीं होता। प्रेसी का पर्पस कट शार्ट करना नहीं है कि हमने सिर्फ उसके जो हमने वर्ड काउंट जो दिया हुआ है उसको पूरा करना है। प्रेसी का पर्पस जो है वो कुछ और होता है। हमने ये वर्ड है प्रेसी का वर्ड जो प्रीसाइज से निकला है, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, ये प्रीसाइज से निकला है। ठीक है, हमने उसको प्रीसाइज करना होता है, उसको समराइज करना होता है। समराइज जब हम चीज किसी को भी करते हैं, जैसे हम कहीं मूवी देख के आए, अगर फॉर लेट सपोज हम मूवी देख के आते हैं, अब मूवी देख के जब आते हैं तो वो तकरीबन 1.5 घंटे की अगर मूवी फर्ज करें देखिए 1 घंटे 30 मिनट की, और किसी को आके उस मूवी की स्टोरी बतानी हो तो हम क्या करते हैं, हम उस मूवी की स्टोरी बता देते हैं सारी की सारी 5 से 7 मिनट में। ठीक है, इन 5 से 7 मिनट्स में हम फिर क्या करते हैं, हम उस मूवी को, अब इस एग्जाम्पल को कोट करते हुए ध्यान में रखिएगा, हम उस मूवी को शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, पहले सीन से। फर्स्ट सीन से हम उसको शुरू करते हैं और फर्स्ट सीन से शुरू करते हुए हम उसको एक तरतीब के साथ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को मेंटेन करते हुए, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को मेंटेन करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंटल इवेंट्स हैं, उन सब को तरतीब से हम एक्सप्लेन करते हुए हम उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीजें हम करते हैं। और हम क्या नहीं करते, हम ये नहीं करते कि हम उसमें कोई अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करते, हम सेल्फ एडिशन नहीं करते उसमें कि हम कहें जी एक सीन जो है वो मैं खुद भी ऐड कर लेता हूँ। हम कोई चीज खुद से ऐड नहीं करते, हम जो वहां पे ऑर्डर चल रहा होता है, जो वहां पे सीन चल रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो फर्ज करें एक सीन है, पहाड़ से कूदने का एक सीन है, समवन इज जंपिंग ऑफ द माउंटेन और ऑफ द वॉल, तो हम क्या करते हैं, जंप करके तो नहीं दिखाते ना, हम वी आर नॉट सपोज टू जंप ओवर देयर, हम क्या करते हैं सिर्फ बता रहे होते हैं। मतलब बात करने का ये कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम चीजों को सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके आते हैं। हम चीजों को क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके आते हैं। तो हमने जब प्रेसी कर रहे हो तब भी हमने किसकी तरफ जाना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। ठीक है, एक तो हमने कोई सेल्फ एडिशन नहीं करनी, हमने उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना, चीजों को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ
नहीं लेके जाना, हमने इस अंदाज से उसको प्रिसाइज करना है कि जो एक लेमैन है, एक एवरेज सी अंग्रेजी रखने वाला शख्स, वो उसको समझ सके। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने जितने भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इडियम्स यूज हुए हुए हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सारे खत्म करने हैं, वो सारे रिमूव करने होते हैं। उसके बाद जितनी भी फिगुरेटिव स्पीच है, फिगुरेटिव वर्ड्स हैं, उनको हमने खत्म करने। फिगुरेटिव में क्या आता है, जैसे हम कहते हैं, कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ब्यूटी को मैंने कंपेयर किया था, ब्यूटीफुल, या फिर लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स, ब्रेव लाइक अ लायन। ठीक है, ही इज ब्रेव लाइक अ लायन। ठीक है, तो हम इसको सिंपल ये लिख सकते हैं, ही इज वेरी ब्रेव। सिंपल वेरी भी खत्म कर दें, ही इज ब्रेव। ठीक है, हमने इसको क्या किया, शॉर्ट कर दिया। अब देखिए, इसकी जो हम जो बात असल करना चाह रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपने प्रोनाउन यूज किया हुआ है ही, हम इसका जो आप ये कह लें कि करेज और जो बहादुरी है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा मकसद यहाँ पे लाइन को या शेर को हाईलाइट करना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे उस प्रोनाउन की खूबी बयान करना होता है। तो हमने क्या रखना होता है, हमने चीजों को बिल्कुल टू द पॉइंट रखते हुए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको सिर्फ डिस्कस करते हुए हमने लेके आना होता है। और कोई चीज हमने इवेंट, जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उसको हमने मिस नहीं करना। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट मिस नहीं करना, उसका ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, डोंट ओमिट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने चीजों को सिंप्लीफाई करके लेके आना होता है। ठीक है, अब ये चंद एक किसके रूल्स आपके पास रहेंगे। अच्छा, एक चीज आपको मैं और यहाँ पे बता दूं, कल मैंने ये डिस्कस की थी कि हम यहाँ पे, मैंने अभी जो एक सेंटेंस लिखा था, ही इज वेरी ब्रेव। अच्छा, ये किस, इसका जो टाइटल अगर बनाना हो, ठीक है, तो क्या क्या बनाएंगे हम इस पे, कहीं ना कहीं इस एक सेंटेंस का भी अगर टाइटल बनाना हो तो हम ये कहेंगे ब्रेवरी, ब्रेवरी, या इस तरह करके हम कोई ना कोई इसका टॉपिक सेंटेंस बना देंगे। इसी तरह मैं आपको अगर इसको एक कोटेशन के साथ समझाना चाहूं तो एक कोटेशन ये समझें कि स्टेट इज इंडिविजुअल्स writ लार्ज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, प्लेटो की है या फिर एरिस्टोटल की है। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो स्टेट, रियासत है, ये किसी इंडिविजुअल का एम्पलीफाइड वर्जन है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि रियासत, जो इंसान है उसमें भी रीजन होती है, अक्ल होती है, जिसकी बुनियाद पर वो काम करता है। रियासत के पास क्या होता है, लॉ होता है, कानून होता है, जिसकी बुनियाद पर वो काम करती है। ठीक है, इंसान के पास भी आर्म्स हैं, वो अपने डिफेंस के लिए यूज करता है। रियासत के पास भी क्या होती है, डिफेंस के लिए फोर्सेस होती हैं। मतलब ये जो रियासत है वो इंडिविजुअल की ही बड़ी की हुई शक्ल है। तो इसी चीज को मैं अगर इधर इंप्लीमेंट करूं तो जो टाइटल है, टाइटल इंडिविजुअल समझे, और जो वो प्रेसी होगी या पैराग्राफ होगा वो उसका एक मैग्नीफाइड वर्जन होता है। इसी तरह पैराग्राफ का मैग्नीफाइड वर्जन ऐसे होता है। ठीक है, ये वही चीजें आपने
करनी होती हैं, ट्रांसलेट करनी होती है चीजों को एक से बड़ी चीजों में। जैसे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन करना होता है चीजों को। ट्रिकल डाउन किस तरह करना होता है कि आपने ये एक पॉइंट से शुरू किया, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एक्सपेंड करते आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एक्सपेंड करते आएंगे। फर्ज करें मैं कहता हूं कि फॉरेस्ट की ही बात कर लेते हैं, मैंने वर्ड लिखा द फॉरेस्ट। अच्छा, अब ये एक पॉइंट है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करेंगे कैसे करेंगे? हम सबसे पहले अगर फर्ज करें तो हम इसको कहते हैं हम डेफिनेशन बताएंगे फॉरेस्ट की। एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, डेफिनेशन बता के हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे चले जाएंगे तो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट पे उसके बाद हम चले जाएंगे। अच्छा, एडवांटेजेस बताए तो इसका आप जो इमिनेंट थ्रेट्स हैं फॉरेस्ट को, या फिर जो इमिनेंट थ्रेट्स हो सकते हैं, या फिर हमने जो है वो ग्रीन कवर पूरी दुनिया का वो जो कम हो रहा है उस पे क्या इम्पैक्ट है, और उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक्सपेंड किया। एक टॉपिक था हमारे पास, सिर्फ एक वर्ड था द फॉरेस्ट, और हमने इसको एक्सपेंड किया और हमने इसको बिल्कुल एक कह लें कि ट्रिकल डाउन कर दिया सारी चीजों को। फिर हमें जब ये इसका होता है किसी भी ऐसे पैराग्राफ का एक क्लाइमैक्स होता है, ठीक है, और फिर आपने क्या करना होता है, जब क्लाइमैक्स पे पहुंच गई चीज तो फिर उसको हमने वापस से वाइंड अप करना होता है, क्योंकि हमने दोबारा उसको कंक्लूजन की तरफ लेके आना होता है। हमने दोबारा उसको क्या लेके आना होता है, कंक्लूजन की तरफ से लेके आना होता है। और जब ये हम ग्रीन कवर की बात कर लेंगे कि इसको थ्रेट्स की बात कर लेंगे तो हमने फिर वापस क्या आना है कि हाउ वी कैन सेव द फॉरेस्ट। ठीक है, जब सेफ्टी की बात करें तो एंड पे हम दोबारा कह देंगे कि द फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉरेस्ट को जो है वो सेव करना चाहिए। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है चीजों को एक्सपेंड करने की, फिर चीजों को दोबारा वाइंड अप करने की। ठीक है, यही तरतीब हमारे पास पैराग्राफ में भी होती है और बाकी चीजों में भी होती है। ठीक है, अच्छा अब रह गया इसका कि टाइम कितना प्रेसी को आपने देना है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ कि लेंथ ऑफ ऐसे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ऐसे इन पेपर। अब देखें एक चीज आप बड़े क्लियरली ये चीज समझते हैं कि सिर्फ लेंथ मैटर नहीं करती। आपने 10 पेजेस का या 6 पेजेस का ऐसे लिख दिया है ना, आपने 6 पेजेस का ऐसे अगर लिख दिया है और उसमें जो है वो कोई अच्छा कंटेंट और आर्गुमेंटेशन वगैरह नहीं है, आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं है, तो आपका जो है वो चाहे 10 पेज भी आपने लिखे हुए तो आपके वो पेजेस काम नहीं आने वाले। What happened to this? सॉरी एक मिनट जी। अच्छा देखें जी, अब हम अगर इसका तहसीलदार का पेपर देखते हैं तो 100 नंबर का पेपर है और उसका जो टाइम है वो कितना है, 180 मिनट। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं टाइम को मार्क्स पे तो हमारे पास आता है 1.8 मिनट पर ईच नंबर। तो अब हमारे पास अगर प्रेसी हमारे पास आती है लेट्स सपोज 15 नंबर की, तो ये तकरीबन कुछ 25 से 27 मिनट हमारे पास बनते हैं। ठीक है, और अगर 20 नंबर की आती है तो हमारे पास क्या आता है, 36 मिनट बनते हैं। ठीक है, अब ये टाइम होता है आपके उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जिस पे आपने टाइम लगाना होता है। अगर ये कैलकुलेशन आपकी 27 मिनट बनती है तो आप कोशिश करें उसको 25 मिनट में कवर करें। ठीक है, इतना टाइम आपने लगा के उसको जो है वो करना होता है। अब इसकी जो प्रेसी होगी वो अमूमन नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, 300 to 400 वर्ड से ज्यादा नहीं होगी जिसको आपने
150 वर्ड्स, शायद इससे भी कम ही, 300 अल्फाज के करीब आपके अल्फाज होंगे और आपने इसको 100 वर्ड्स तक लेके आना होगा। मतलब आप ये कह लें कि 20 मिनट आपके लिए एनफ टाइम होता है इस प्रेसी को करने के लिए। ठीक है, अब अगर ऐसे की बात करते हैं, ऐसे 50 नंबर का आपका पेपर है, इसका मतलब है कि इसके बनते हैं 90 मिनट। 90 मिनट आपने इसको देने हैं। यू आर सपोज टू राइट योर एसे फॉर 90 मिनट्स। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि मैंने जो है वो इसको कितना मैंने लिखना है, मैंने 4 पेज लिखने हैं, 5 पेज लिखने हैं, 6 पेज लिखने हैं। डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसका ये होता है कि आप, हर किसी की स्पीड सेम नहीं होती। every person has its own kind of problems, every person has its own kind of positives and negatives। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर जिसकी स्पीड अच्छी है वो 90 मिनट में हो सकता है 10 पेजेस लिख दे, और जिसकी स्पीड कम है वो 90 मिनट में हो सकता है 8 या 7 पेजेस लिखे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब आपने अगर ऐसे को 90 मिनट में 7 पेज लिखे हैं तो इसका मतलब है कि आप बाकी चीजें भी इसी हिसाब से कर रहे होंगे। तो इट मींस कि आपके क्वेश्चन की जो ओवरऑल लेंथ है वो पेपर में बैलेंस रहती है। ठीक है, मैं एवरेज वैसे कहता हूं, जो 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पेपर में, अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन तो है 5 क्वेश्चन वाले पेपर में, जैसे पीएमएस का पेपर होता है। पीएमएस का पेपर क्या होता है, आपने 20-20 नंबर के 5 सवाल करने होते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए तकरीबन 36 मिनट बनते हैं आपके पास। और 36 मिनट का मतलब है कि आप तकरीबन इसको 35 मिनट लिखें ताकि आपके पास ऊपर 4 से 5 मिनट एंड पे बच जाए। 35 मिनट जब एक अच्छी स्पीड से बंदा लिखता है तो 4 से 5 पेजेस वो अच्छे लिख लेता है। ठीक है, अब ये 35 मिनट। अब यही अगर क्वेश्चन जो है वो सीएसएस के पेपर में आ जाए तो वहां पे जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज करने के बाद 15 से 20 मिनट एमसीक्यूज पे लगाने के बाद 42 मिनट तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए बनते हैं। तो वहां पे यही क्वेश्चन आपका 6 पेजेस पे चला जाना चाहिए, 5.5 से 6 पेजेस तक आपका क्वेश्चन जो है वो चला जाना चाहिए। ठीक है, तो अब लेंथ डज मैटर, लेकिन ये इतना भी मैटर नहीं करती। अगर आपका बाकी सारे क्वेश्चन, अगर सारे ही क्वेश्चन बराबर लेंथ के हैं, सारे ही क्वेश्चन बराबर लेंथ के हैं, मतलब फर्ज करें आपने पहला क्वेश्चन लिखा वो आपका 4 पेजेस का है, दूसरा आपका 4.5 का हो गया। ठीक है, 4.5 पेजेस का, तीसरा आपका फिर 4 का हो गया, आपका लास्ट क्वेश्चन फिर जो है वो 4.5 पेजेस का। तो ये भी चीज जो है जस्टिफाई होती है स्पीड के साथ। ठीक है, तो ये चीजें, अब जो बंदा खुला खुला लिखता है वो, उसके लिए तो 6 पेजेस के वो 16 पेज भी लिख सकता है। तो ये चीजें, लेंथ जो है वो मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट मैटर करता है। आपकी एक मिनिमम लेंथ जो है वो एक जो कह लें कि होता है, उसमें आपने अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 50 नंबर का ऐसे आपने लिखना है तो मेरे ख्याल में 9 से 10 पेजेस इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, अच्छा देखिए, ये मैंने आपको प्रेसी की चीजें तकरीबन सारी बता दी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा, कि आपने खुद से कोई चीज प्रेसी में ऐड नहीं करनी होती, ये बात आपको बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए। अच्छा देखें जी, नेक्स्ट देखें। अब हम कुछ गाइडलाइंस के, जो गाइडलाइंस मैंने आपको सारी बताई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ चीजें देख लेते हैं। देखें जी, पहला हमारे पास क्या है, व्हेन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इज इन द ओरिजिनल, अ जनरल वर्ड शुड बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर लिस्ट। अब देखें यहां पे हमारे पास क्या है, there were dogs, cats, hens, ducks, geese and pigs। ये क्या है, dogs, cats, hens, ducks, geese and pigs। ये दो तो हो गए एनिमल, ये दो हो गए हमारे, 3 हो गए हमारे पास बर्ड। डक और गीज वो कहते हैं जो बगला नुमा एक परिंदा होता है। अच्छा, पिग्स किसको, पिग किसको कहते हैं, सुअर को कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास एनिमल हैं और 3 हमारे पास क्या है, बर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको सिंपल, हमें देयर वर एनिमल्स एंड बर्ड्स बार्किंग, स्क्वीलिंग, क्रोइंग, क्वैकिंग एंड ग्राउंडिंग। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारे इनके आवाजों के नाम हैं। ठीक है, जैसे
डॉग है तो वो बार्किंग करता है, ये स्क्वीलिंग, ये क्रोइंग, और ये सारे उनके। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि देयर वर एनिमल्स एंड बर्ड्स हु वर मेकिंग नॉइज, ठीक है, इन द ओवर द फार्मलैंड, फार्म यार्ड, ठीक है। सिंपल, हम मतलब दो चीजें यहाँ पे बात हो रही है कि एक तो क्या है, दो तरह के वहां पे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, और वो कर क्या रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं। कर कहाँ पे रहे हैं, वो हमारे पास फार्म यार्ड में कर रहे हैं। अब इस एक छोटी सी जो है वो डेड लाइन की प्रेसी में ये देखें कि हमें वो सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। कि एक तो हमने क्या किया, इस सारी लिस्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। दो जो मेन करक्स था कि हमने इन सब जानवरों को भी जाहिर करना है और उनकी आवाजों को भी, और बताना क्या है जी, कहाँ कहीं पे वो क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग वेरियस नॉइजेस। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, एक वेरियस होता है, एक होता है डिफरेंट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट यूज हुआ, यहाँ पे हमारे पास वेरियस यूज हुआ। अच्छा, जब हम वेरियस की बात करते हैं ना, इसको याद रखने के लिए आप कर लें, वी का साउंड के साथ रख लें, विद इन के साथ। विद इन अ क्लासिफिकेशन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ वेरियस लगाते हैं। जैसे हमारे पास अभी सिर्फ वॉइसेस की बात हो रही है, वॉइसेस की जब बात हुई तो वेरियस वॉइसेस, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस, एक एनिमल है और एक बर्ड है, तो हमारे पास फिर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट एंड वेरियस दो अलग अलग कॉनोटेशंस हैं इन अल्फाज की, तो ये आपने चीज ज़हन में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये है कि जी कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, शू मेकर। अच्छा, कारपेंटर क्या होता है, बढ़ई, ब्लैक स्मिथ लोहार, टेलर दर्जी, शू मेकर जो कॉबलर मोची, एंड दोज इंगेज्ड इन सिमिलर अदर प्रोफेशंस, या फिर आप इसका कह लें कि सिमिलर अदर ट्रेड्स हैड असेंबल्ड देयर टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेस टू सीक रेड्रेस, ठीक है। रेड्रेसल कहते हैं जो है वो आप ये कह लें कि किसी के दुखों का मदावा करना, रेड्रेसेस फॉर द ग्रीवेंसेस। आपको इधर लिख देता हूँ। अच्छा, रेड्रेसल कहते हैं जी रेड्रेसल फॉर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस हो गए दुख, दर्द, और रेड्रेसल क्या कहते हैं, मदावा करना, ठीक है, दुखों का मदावा। कारपेंटर, अच्छा अब ये सारी जो लिस्ट है, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, टेलर हो गया, अब ये क्या है, ये हमारे पास कारीगर, कारीगर हैं सारे के सारे, ठीक है। अब कारीगर की जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास जो डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं ना, जैसे हमारे पास सिविल सर्वेंट्स आ गए, हमारे पास टीचर्स आ गए, ये इस कारीगर की कैटेगरी में नहीं आते, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशन की कैटेगरी। अब जब कारीगर की जो हाथ से काम करते हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो ट्रेड क्लास है, जब उसकी हम एक लिस्ट को हमने बताना होता है तो वो हमारे पास आर्टिजन क्लास होती है, आर्टिजन, ठीक है। आर्ट हम फन, फन को कहते हैं, और आर्टिजन क्या कहते हैं, उस फन से जुड़े हुए लोग जो उस फन को जिंदा रख रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे आर्टिजन हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अब एक क्लास है ना, मैंने आपको कहा था एक क्लास, एक क्लासिफिकेशन आर्टिजन की क्लास है, एक ही तरह के लोग हैं। वेरियस काइंड ऑफ आर्टिजन, वेरियस काइंड ऑफ आर्टिजन, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ आर्टिजन, देखें जी, वर गैदर्ड, इकट्ठे हुए हैं। इसका आपने ग्रामर भी देखना है कि आपने इसका चेंज नहीं करना, ग्रामर का सिंटैक्स चेंज नहीं करना कि ये किस टेंस का है, और आपने उसी टेंस में इसको रखना है।
ठीक है, मुझे यहां से नजर नहीं आ रहा। वर गैदर्ड, गैदर्ड टू redress their grievances। ठीक है जी, आर्टिजन वर गैदर्ड टू redress their grievances। कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ये देख लें। अब मुझे यहाँ पे ये दरमियान में आने की वजह से ना नजर नहीं आ रही नीचे से क्या लिखी हुई है। अच्छा, अब आप निकालें अपने अपने रजिस्टर्स, और साथ साथ जो है वो आप खुद भी चीजें करते जाएं। देखें जी, नेक्स्ट देखें यही, आर्टिजन्स ऑफ वेरियस काइंड हैड गैदर्ड टू सीक द रेडरेस ऑफ देयर ग्रीवांसेस, टू रेडरेस देयर ग्रीवांसेस, उसमें भी आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने कारपेंटर यूज किया, कारपेंटर था, ठीक है, उसके साथ शू मेकर था, और डिफरेंट टाइप्स के जो है वो प्रोफेशनल्स, ट्रेडर, डिफरेंट ट्रेड के लोग। हमने उसके लिए एक वर्ड यूज कर दिया, आर्टिजन। ठीक है, उससे पीछे हमारे पास डॉग था, कैट और पिग था। हमने उन तीनों के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, एनिमल। अब इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपने एक पूरी लाइन को, एक पूरे सेंटेंस को वहां से रिमूव करके आपने क्या करना होता है, आपने उसकी जगह पे एक ही वर्ड लगा देना था। जैसे हमने पीछे आर्टिजन लगाया, जैसे हमने उससे पीछे जो है वो बर्ड्स लगाया, एनिमल्स लगाया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, वो सारी जो डिफरेंट टाइप की वॉइसेस थी या उनके जो शोर थे उनको सारा जो है रिमूव करके हमने सिर्फ क्या, नॉइज लगा दिया। सेम इसी तरह देखिए जी, simultaneous, they arrived at the same time। ठीक है, इसको मैं I and he arrived at same time, at the same time। अब देखें, अब एट द सेम टाइम के लिए एक वर्ड हमारे पास होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसी तरह कोई अगर इकबाल, अल्लामा इकबाल जो हैं, इकबाल एंड कायदे आजम वर brought up in the same era of late 19th century and early 20th century। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, कायदे आजम और जो अल्लामा इकबाल थे वर ब्रॉट अप, पले बड़े या पाले गए, पढ़ाए गए, बड़े बढ़ाए गए, इन द सेम एरा, एक ही दौर में जो है वो पले बड़े, एरा ऑफ द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, कि ये 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के अवाइल के दौर के ये दोनों लोग हैं। तो इसको सिंपल में अगर करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अल्लामा इकबाल एंड कायदे आजम वर कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी। ठीक है, अब ये देखिए, कंटेम्परेरी का मतलब भी जो बाय वर्ड मीनिंग होता है, हम असर, हम असर, असर कहते हैं दौर को, हम असर एक दौर के।
एक दौर के। सिंपल हम ये लिख देंगे कि ये दोनों एक ही दौर के हैं। यहाँ पे देखिए ना बात क्या हो रही है, हमने फोकस उस चीज पे करना होता है। यहाँ पे बात ये हो रही है, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि टाइम ऑफ देयर बर्थ या फिर टाइम ऑफ देयर लाइफ वो क्या है, वो सेम टाइम क्या है। आगे ये छोड़ दें कि वो कब थे कब नहीं थे, हमारा यहाँ पे कंटेम्प्रेरी कहने से बाकी सारा मसला जो है वो हल हो जाता है। तो नो नीड टू वरी कि हमने इससे आगे क्या चलना है। ठीक होगा। इस तरह he is a man who does not care about his father's money। वो एक बंदा है, वो एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है, अपने बाप की के पैसे की केयर नहीं करता। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल वो क्या है, फजूल खर्चा। ठीक है, ही इज, एक वर्ड होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, ही इज एन एक्स्ट्रावेगेंट। या फिर हम क्या, ही स्पेंड्स मनी, ही स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। ठीक है, अब ये दो एक्स्ट्रावेगेंट और एक्स्ट्रावेगेंटली ये दो वर्ड हैं। इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि जब किसी नाउन, दो चीजें होती हैं, नाउन के साथ हम एल वाई लगा देते हैं, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी एक नाउन है, ठीक है, किसी स्टेट की किसी हालत का नाम है ना। एक एक कह लें कि नाउन की डेफिनेशन अगर देखें, मैं आपको, अब ये बात आ गई है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की डेफिनेशन है पर्सन, प्लेस, थिंग और अ स्टेट। शख्स, जगह, चीज या हालत। हालत अब क्या होती है, गुस्सा, गुस्सा एक हालत है, एंगर। ठीक है, ब्यूटी एक स्टेट है। अच्छा, उसके बाद हाँ, इस तरह की चीजें जो है ये हमारे पास सारी क्या आ जाती हैं हर इसमें। अब नाउन के साथ आप एफ यू एल लगा दें तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। और अगर आप ये अब एडजेक्टिव बन गया ब्यूटीफुल, फुल वाले जितने वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, चीयरफुल, ये सारे। और अगर हम फुल के साथ एल वाई लगा दें, BEAUTIFULL एल वाई लगा दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाया। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाया तो ये हमारे पास बन गया एडवर्ब। सिंपल आप ये देखें कि नाउन के साथ एल वाई लगाएं, नाउन प्लस एल वाई तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई तो एडवर्ब। ठीक है, बात समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? चैट ओपन है? अच्छा, ये इधर तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें वही देखिए, दिस मैन इज गिवन टू लग्जरीज ऑफ द टेबल। लग्जरीज ऑफ द टेबल मतलब खाना पीना जिसको हम कहते हैं ना, ये एपिक्यूरियन एक पूरी मूवमेंट रही है। एपिक्योर कहते हैं खाओ पियो और जो है वो मौज करो। ठीक है, दिस मैन इज गिवन टू द लग्जरीज ऑफ द, ये मतलब अब इसको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ ये खाए पिए और खुश रहे। द मैन इज एन एपिक्योर,
ठीक है, ये मैं आपको जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा साथ तो आपको चीजें ये समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये जरा देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, जब हमने जो भी प्रेसी हमने लिखनी होती है, जो भी प्रेसी लिखनी होती है वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन में, डायरेक्ट नरेशन में, और सेकंड अमूमन थर्ड पर्सन ही आप कंसिडर कर, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि आपने फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखनी, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखनी, आपने हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखनी है। जस्ट अ मिनट जी। जी सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा देखें जी, अब प्रेसी हमेशा हमने डायरेक्ट नरेशन में ही लिखनी होती है। जैसे कि फर्ज करें जी, मैं कहता हूं प्रेसी में है he said, he said I am a poor and dilapidated man। ठीक है, अब देखें जी, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने नरेशन खत्म करनी है, मतलब इसमें हमने ये इसको डायरेक्ट में लेके आना है। he said that he was poor, he was poor, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। मतलब नरेशन हमने इसको खत्म करके हमने इसको फिर लिखना है। इसकी एग्जांपल देख लें जी। इसके अलावा जो है फिगुरेटिव स्पीच का मैंने आपको बताया था, वो आपने खत्म करनी है। जितनी भी फिगुरेटिव स्पीच होगी वो सारी की सारी हमारे पास खत्म हो जाएगी। जैसे कि देखें, आई हैव गॉन टू फील दैट द एम्बिशन विच वी प्रीच एंड द सक्सेस फॉर विच वी प्रिपेयर, वो ख्वाहिशात जिनकी हम तबलीग करते हैं या जिनके पीछे हम जाते हैं, एंड द सक्सेस फॉर विच वी प्रिपेयर, और वो कामयाबी जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, आर वेरी ऑफन नथिंग, वो अक्सर औकात क्या होती हैं, कुछ भी नहीं होती, और वेरी ऑफन नथिंग बट अ मिसिंग ऑफ द सिंगल रोड, अ ट्रबल्ड वॉन्डरिंग अमंग थॉर्न बाय पाथ एंड डार्क माउंटेन्स। अब ये क्या है, ये सारे का सारा, अब बताएं कि जो हम, एक तो ख्वाहिशात, दूसरा क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कामयाबी, ये दो चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं। ठीक है, अब क्या एग्जैक्टली ये रोड बन सकती है, मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ द
ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कहता है जी ये मिसिंग ऑफ द सिंपल रोड, एक छोटे से रास्ते की क्या है जी, वो भूल है जो कहाँ ले जाता है, लीड अ ट्रबल्ड वॉन्डरिंग, जो हमें घुमा फिरा के ले जाता है, अमंग द बायपाथ्स एंड द डार्क माउंटेन्स, एक कांटों वाले रास्ते पे और जो है वो तारीक पहाड़ों में। ठीक है, ये जो है वो कहता है। तो हमने सिंपल ये जो एंड पे सारे का सारा चीजें हैं ये हमने खत्म कर देनी है, और हमने सिंपल ये कहना है कि मुझे ये फील हुआ है, आई हैव ऑथर। अब यहाँ पे देखें ये कॉमे लगे हुए हैं, आपने इसका जो प्रेसी बनानी है उसको आपने आई में नहीं लिखना, आई हुई में आप नहीं लिखेंगे, आप इसको सिंपल लिखेंगे ऑथर फील्स, ऑथर फील्स, द ऑथर फील्स, या फिर ऑथर की जो फीलिंग है, फील क्या फील करता है कि एम्बिशन एंड द सक्सेस, एम्बिशन एंड द सक्सेस ये दोनों क्या है, आर मिसलीडिंग। ये इसकी सिंपलेस्ट पॉसिबल बन सकती है, ऑथर फील्स दैट द सक्सेस एंड एम्बिशन, बल्कि पहले वर्ड एम्बिशन, एम्बिशन एंड द सक्सेस आर द मिसलीडिंग थिंग्स। ठीक है, द ऑथर फील्स दैट द एम्बिशन एंड द सक्सेस फॉर विच पीपल एम, ठीक है, which people aim at often take them from their path and involve them into difficulties, ठीक है, are misleading toward difficulties। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको करना है। अब ये मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको सारे भी रूल्स जो है वो बता दूं प्रेसी के, फिर भी इसकी गारंटी नहीं है कि आप एक अच्छी प्रेसी कर लेंगे जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो ये एक स्किल है, प्रेसी क्या है आपकी, एक स्किल है। ये कभी जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रेसी करूं, आप जो प्रेसी करें, या कोई और प्रेसी जो करे, वो तीनों प्रेसी जो है वो सेम होंगी। आइडिया सेम रहेगा, आइडिया सेम रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है वो अलग हो, जो हमारे पास आप क्या रहे जुमलों की साख्त वगैरह वो सारी अलग हो, और हो सकता है अल्फाज तक भी क्या हो, मुख्तलिफ हो। दो चीजों पे आपने स्ट्रिक्टली, दो तीन चीजों को आपने फॉलो करना है। एक तो आपने एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं वो कॉपी नहीं करने, एज इट इज जो हम कॉपी करते थे वो वर्ड्स हम सॉरी सेंटेंस कॉपी नहीं करने। ठीक है, और जब भी हम सेंटेंस कॉपी करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी होती है, एक नेगेटिव चीज होती है जो एग्जामिनर को अच्छी पल्स नहीं दे रही होती। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। चार्जर दीजिएगा जी लैपटॉप का। ये देखें जी, चार्जर दीजिएगा। देखें एंड देन ही केम, he was like a powerful current of fresh air। अब देखें, and then he came, और तब वो आया, he was like a powerful current of fresh air। वो क्या था, एक ताजा हवा का एक झोंका था, that made us stretch ourselves, जिसने हमें क्या एहसास दिलाया कि हमें stretch ourselves and take breathe, deep breathe। ये फिगरेटिवली जुबान यूज हो रही है, जैसे हम शायराना जुबान कहते हैं। ठीक है, कि उसका आना क्या था, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह था, जिसने हमें क्या दी, एक ताजगी दी, और हमने क्या लिया, एक गहरी सांस ली। लाइका, अब मजीद आगे क्या कह रहा है जी, लाइका, कहाँ गया जरा, नेक्स्ट देखें जी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, डार्कनेस एंड रिमूव द स्केल्स फ्रॉम आवर आईज। स्केल्स कहते हैं, एक तो स्केल होता है आपका क्या नाम है, जो मछली के जिस्म के ऊपर होते हैं, एक स्केल वो होता है।
दूसरे स्केल जो है हमारे जंग को कहते हैं, ठीक है। तीसरा हम इसको यूज करते हैं पर्दे की सूरत में, जो आंखों में पर्दा पड़ जाना होता है ना, वो भी एक क्या है, फिगरेटिव टाइप ऑफ लैंग्वेज है। Darkness and remove the scales from eyes like a whirlwind that upset many things, but most of all working of the people's mind। अब देखिए इसमें ये जितनी भी सारी चीजें बात कर रहा है कि वो आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आया, और उसके आने से क्या हो गया जी, हमें एक ताजगी आ गई, हम खुश हो गए, हमारे लिए एक वो ताजा हवा के झोंके की तरह था। ये सारी चीजें वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम सिंपल से, अगर आसान से अगर लफ्जों में समझने की कोशिश करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसका आना हमारे लिए क्या था, बहुत खुशगवार था, जिससे क्या हो गया, हमारी आंखों से क्या धूल उतर गई, और जो लाइक अ whirlwind, और जो एक घूमने वाली हवा होती है, दैट अपसेट मेनी थिंग्स बट मोस्ट ऑफ ऑल वर्किंग ऑफ द पीपल्स माइंड, जिसने क्या किया जी, हमारे दिमाग को क्या कर दिया, एनलाइटनमेंट कर दिया, एक ताजगी दे दी हमारे दिमाग को, हमारे नई सोचें आना शुरू होगी। तो इसको आप सिंपलेस्ट वे में किस तरह लिख सकते हैं कि एंड देन ही केम, ही वाज अ पावरफुल एनलाइटनमेंट, enlightening influence, he changed people's thinking and make them progressive। ठीक है, मतलब आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, जितना सिंपल हो सकता है। नेक्स्ट देखें जी, the hand that rocked the cradle, hand that rocked the cradle and brought up the kids had kicked the bucket। अच्छा अब देखें ये भी क्या है, इडियोमेटिक फ्रेजेस है। हैंड, द हैंड, वो हाथ, that rocked the cradle, जिसने क्या किया, झूले को झुलाया, ठीक है, एंड ब्रॉट अप द किड्स, और बच्चों को पाला बड़ा किया, एंड किक, हैड किक्ड द बकेट, और किक द बकेट होता है मर जाने के लिए। अब यहाँ पे ना पेरेंट्स का सेंस आ रहा है, लेकिन आपने पेरेंट में अब दो चीजें हैं, क्या यहाँ पे डेथ की बात हो रही है, क्या एक की बात हो रही है, या दोनों की बात हो रही है, इसको आपने अंदाजा लगाना होता है। अब झूले को झूलना और ब्रॉट अप करना, बियर रियर करना, हमारे पास क्या है जी, फीमेल की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब है वो जो हाथ था वो किसका था, माँ का था। द मदर हैड डाइड, द मदर वाज डाइड, ठीक है। हैड डाइड इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हैड है, टेंस हम चेंज नहीं करते। द मदर हैड डाइड, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी ऐसी आ गई। अच्छा, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत से सेंटेंस को एक सेंस दे रहे होते हैं और उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी, ट्रूथफुलनेस इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ द ग्रेटनेस, ऑनेस्टी इज अ रेक्विजिशन, रेक्विजिट होता है जो हमारे पास हमें चीज चाहिए होती है, मतलूबा। Truthfulness is an important quality of greatness. Honesty is a requisite of greatness. Purity of character too is expected in a great man। अब देखिए ये ट्रूथफुलनेस भी एक चीज पे जा रहा है, ग्रेटनेस पे, ऑनेस्टी भी किस पे जा रहा है, ग्रेटनेस पे जा रहा है। उसके बाद हमारे पास प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर भी किस पे जा रहा है, ग्रेटनेस पे जा रहा है। इनिशिएटिव एंड स्पिरिट एंड अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, ये भी क्या है, जा रहा है सारे का सारा ग्रेटनेस पे। आर अदर क्वालिटीज विच वी लैक फॉर इन अ ग्रेट मैन। अब इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ग्रेटनेस। ये क्या है जी, एक ग्रेटनेस की एक एसेंशियल जरूरी क्वालिटीज हैं, इसके अलावा जो है वो ग्रेटनेस पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया, एक ही चीज, एक ही अम्ब्रेला के अंडर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने इकट्ठा कर दिया। देखें दूसरा क्या है, ये अननेसेसरी डिटेल्स, जैसे हमने ये अब अननेसेसरी डिटेल्स इसमें से भी रिमूव की हैं, इससे में भी हमारे पास रिमूव की हैं, ठीक है। अब ये लास्ट में देखें, फाइनली अ वर्ड about what a rational language spoken, a word, एक लफ्ज, about what a rational language spoken, written, thought, एक जो लफ्ज है
जिसके बारे में जो किसी भी कौमी जुबान के लिए बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं या सोचे जाते हैं, माइट डू फॉर द थिएटर इन पाकिस्तान। ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? वो थिएटर के लिए, वो जो असल में यहाँ पे बात हो रही है जुबान की, जुबान, और जुबान के आगे तीन जो हिस्से हैं, स्पोकन आ गई हमारे पास, हमारे पास रिटन आ गई है, या फिर हमारे पास थॉट्स आ गई। और ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगी, ये कंट्रीब्यूट करती है किसको? थिएटर को, थिएटर इन पाकिस्तान, थिएटर को। ठीक है, मतलब ये किसका कनेक्शन, ये लैंग्वेज का कनेक्शन दे रहा है थिएटर के साथ। लैंग्वेज का कनेक्शन किसके साथ दे रहा है जी? थिएटर के साथ। रिटन इन पाकिस्तान विद द न्यू अवेकनिंग इन सोशल लाइफ, विद द न्यू अवेकनिंग, एक जो नई बेदारी आएगी किसमें? मुआशी जिंदगी में, सॉरी मुआशरती जिंदगी में, सोशल लाइफ मुआशरती जिंदगी, मुआशरती जिंदगी में। द नीड फॉर द कॉमन टंग, एक जो आम जुबान की जो जरूरत है, इज बीइंग इंक्रीजिंगली फेल्ट। अब ये क्या है कि ये आम जुबान की, सब लोगों को जो समझ आने वाली जुबान है, इसकी क्या है जी? जरूरत बहुत शिद्दत से क्या हो रही है? महसूस हो रही है, बीइंग इंक्रीजिंगली फेल्ट। अब इसमें देखें, इंक्रीजिंगली, ये फील से बना फेल्ट। अब फेल्ट क्या है? वर्ब है। अब वर्ब से पहले जो भी चीज लगेगी वो हमारे पास होगी, एडवर्ब होगी। अब यहाँ पे इंक्रीजिंगली क्या है? मैंने कहा इंक्रीज, इंक्रीज इजाफा। अगर इंक्रीज के साथ एल वाई लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। और इंक्रीजिंगली फेल्ट, इज बीइंग इंक्रीजिंगली फेल्ट। अब देखें, इंक्रीज इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, इंक्रीज, मोर, इंक्रीज, मोस्ट, इस तरह करके एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखें, हम बात किस कर रहे हैं? लैंग्वेज की। और लैंग्वेज का असर किस पे आ रहा है? थिएटर पे। जो क्या कह रहा है, थिएटर के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी कर सकता है। मच वर्क इज बीइंग डन टू हैमर आउट अ कॉमन लिंग्विस्टिक मीडियम। मच वर्क इज बीइंग डन टू हैमर आउट अ कॉमन लिंग्विस्टिक मीडियम। बहुत सा काम किया जा रहा है ताकि कोई एक जो कॉमन लिंग्विस्टिक मीडियम है उसको निकाला जा सके, हैमर आउट, निकाल के बाहर लाया जा सके। द डे व्हेन इट इज एक्सेप्टेड will be a great day for Pakistani theatre, as it will be for all art in the country, but the theatre, because it's like blood is the spoken word, will gain the most. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? वो हमारे पास बात हो रही है लैंग्वेज की, और उसका ताल्लुक किसके साथ दिया जा रहा है? थिएटर के साथ। अब जो इररेलेवेंट डिटेल्स क्या है? इररेलेवेंट डिटेल्स ये हैं कि ये हमारे पास, चलें ये तो इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। मच वर्क इज बीइंग डन टू हैमर आउट द कॉमन लिंग्विस्टिक मीडियम, द डे व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, अ ग्रेट डे फॉर द। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कौन सी? स्पोकन, रिटन एंड जो हमारे पास थॉट्स की एक नेशनल लैंग्वेज है, ये क्या कर सकती है? थिएटर को इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, जो क्या लाएगा? सोशल चेंज लेके आएगा, एक कॉमन लैंग्वेज होने की वजह से। दो बातें। और जिस दिन ये हो गया उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या है? एक मॉन्यूमेंटल या बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा पाकिस्तान के लिए। दोबारा हम थिएटर को जिक्र नहीं करेंगे, हमने चीजों को रिपीट नहीं करना होता। देखें, a national language spoken and written can greatly benefit the theatre in Pakistan. The acceptance of common language by the country will therefore be a great day for the theatre. ठीक है, वही थिएटर की बात हो रही है और उसकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें। अच्छा, we are told by some ancient author that Socrates was instructed in eloquence by a woman. अब देखें, यहाँ पे बात हो रही है सोक्रेटिस की। ठीक है, सोक्रेटिस। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि
जो सोक्रेटिस की एलोकेंस थी ना, क्योंकि सोक्रेटिस ने कोई भी बुक नहीं लिखी, उसका एक था डायलॉग का स्टाइल पढ़ाने का। वो डायलॉग करता था, क्वेश्चन आंसर में जो है वो सवाल जवाब करता था और उसी में लोगों को सिखाता था। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ये एलोकेंस की बात हो रही है, खुश इल्हानी की बात हो रही है, तकरीर की बात हो रही है, स्पीच की बात हो रही है। और उसको कनेक्ट किससे किया जा रहा है कि उसको सिखाया किसने? एक वुमेन ने सिखाया। क्या जी? एक वुमेन ने सिखाया उसको। We are told by some ancient authors that the Socrates was instructed in eloquence by a woman. अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? Socrates was a disciple of a woman. ठीक है, ये हम कह सकते हैं। या फिर हम जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट दो या तीन सेंटेंसेस को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास एक सेंस बनना शुरू हो जाएगी। आई हैव इंडीड बेशक, वेरी ऑफन लुक्ड अपॉन दैट आर्ट, मैंने शादो नादर ही कभी जो है इस जो फन है पे देखा हो, एज द मोस्ट प्रॉपर फॉर द फीमेल सेक्स, कि ये क्या है, ये कोई चंदा ही कोई ऐसी खातून देखी होगी जो इस आर्ट के साथ बराबर ना हो। एंड आई थिंक द यूनिवर्सिटीज वुड डू वेल टू कंसिडर वेदर दे शुड नॉट फिल द रिटोरिक चेयर विद शी प्रोफेसर, कि यूनिवर्सिटीज को इस पे सोचना चाहिए कि वो अपनी जो कुर्सियां हैं, रिटोरिक कहते हैं आर्गुमेंटेशन, जहाँ पे बातचीत हो रही होती है, जहाँ पे एक आर्गुमेंट फिर काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है, उस तरह का एक जो रिटोरिक चेयर विद शी प्रोफेसर, उससे जो फीमेल प्रोफेसर के साथ फिल करने की, क्योंकि वो ये कहता है कि जो एलोक्वेंस है ये फीमेल्स की ही एक कह लें कि गिफ्ट है। इट हैज बीन सेड इन द प्रेज ऑफ द सम मैन, यहाँ पे बात देखें, सम मैन that they could talk whole hour together upon anything, but it must be owned to the honor of the same other sex, कि जो यहाँ पे बात हो रही है मैन की, अदर सेक्स की जब बात आई तो फीमेल की, अदर सेक्स, that there are many among them who can talk whole hour together upon nothing। ये चीज जो है वो दो तीन वर्ड्स आपको कीवर्ड निकालने हैं कि उसमें बात कर रहा है कि मर्दों में, मर्द क्या बात करते हैं, कुछ मर्द हैं जिनकी ये तारीफ करनी चाहिए कि वो पूरा 1 घंटा बोल सकते हैं किसी भी चीज पे, ठीक है, लेकिन वो खवातीन को साथ ये कहता है कि खवातीन पूरा घंटा बोल सकती हैं, कोई चीज ना भी हो तो फिर भी, मतलब बगैर किसी टॉपिक पे, बगैर किसी चीज पे भी जो है वो खवातीन 1 घंटे के लिए बोल सकती हैं। वो ये मतलब वो क्या बात यहाँ पे जो करेक्ट निकल के आता है वो यही आता है कि वुमेन एक्चुअली हैव द गिफ्ट ऑफ एलिगेंस, वो अच्छा बोल सकती हैं, वो अच्छा, वो उनके पास टॉपिक है या नहीं है, ठीक है, दे कैन स्पीक। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास द ऑथर, वही बात है, वी आई में हमने नहीं लिखना, हमने हमेशा उसको द ऑथर में कन्वर्ट कर। द ऑथर रिगार्ड्स एलोक्वेंस इन स्पीच मेकिंग एज एन आर्ट विच बिलोंग्स चीफली टू वुमेन, ये किससे बिलोंग करता है? वुमेन से। दे हैव अ ग्रेट कैपेसिटी देन द मेन हैव, दे हैव द ग्रेट कैपेसिटी मैं इसको अगर अपने वर्ड में कर दूं, दे कैन स्पीक बेटर देन द मैन, वो मर्दों की निस्बत क्या हो कर सकते हैं जी? अच्छा बोल सकती हैं, ठीक है। दे कैन टॉक फॉर आवर्स टुगेदर even when they have nothing to talk, without having a solid या फिर रीजनेबल टॉपिक की बात कर लें, ठीक है, ये सारा इसका क्रक्स है। और इसका अगर टाइटल देना हो तो क्या देंगे? एलोक्वेंस
एंड वुमेन, या फिर हम कह रहे हैं वुमेन आर गिफ्टेड विद एलोक्वेंस। ठीक हो गया। दो वर्ड होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक होता है टॉकेटिव, एक होता है गैरुलस। टॉकेटिव होता है बातूनी, होता ये भी बातूनी है, ठीक है। लेकिन गैरुलस जो होता है वो फजूल बोलने वाला, जो कहते हैं ना, जो फजूल बोले और दिमाग खराब हो, फजूल बोलने वाला जो होता है वो गैरुलस होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, ये यहाँ से आपको टाइटल की भी कोई अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा टाइटल किस तरह बनाते हैं हम, थोड़ा सा हम जो है वो चीजों को करते कहते हैं। ये आपने जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीजें आपकी पॉलिश होती जाएंगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस पैराग्राफ को अगर देख लें, जो मैं पैराग्राफिंग की टेक्निक कहता हूं, वी आर टोल्ड बाय द एंशिएंट ऑथर्स दैट द सोक्रेटिस वाज इंस्ट्रक्टेड इन एलोक्वेंस बाय अ वुमन। अब यहाँ पे बात हो रही है एलोक्वेंस की, टॉपिक क्या है जी, एलोक्वेंस। ठीक है, अब एलोक्वेंस ऑफ वुमेन, एलोक्वेंस ऑफ वुमेन। अगले में देखें, अब आई हैव इंडीड ऑफन लुक्ड एट द आर्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। आगे भी क्या है, सारे का सारा बात किसी पे हो रही है, फीमेल या जो हमारा वुमेन का, वुमेन के एलोक्वेंस पे, उसी पे ही बात हो रही है। और जो एंड वाली लाइन देखें, that there are many among them who can talk whole hour together upon nothing। क्या ये जो चीज है, आखिरी वाला जो जुमला बन रहा है, क्या दोबारा इसको वापस जाकर कनेक्ट करता है कि ऊपर से वो बात कर रहा है कि वुमेन आर द गुड, वुमेन हैव गुड एलोक्वेंस, और नीचे आके दोबारा वही बात कर रहा है कि वो इतना बोल सकती हैं कि उनके पास अगर कोई टॉपिक नहीं भी है तो वो पूरा घंटा बोल सकती हैं। ठीक है, ये क्या है, उसी चीज को बाकी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और हमने ये देखें यहाँ पे सोक्रेटिस का हवाला दिया हुआ उसने, वो इसलिए ताकि जो है वो थोड़ा सा चीज को जानदार बनाया जाए। आप इसको ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगेन ओवर एंड ओवर अगेन आपने जब भी प्रेसी लिखनी है, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उनको आपने ज़हन में रखना है, और हमारा पर्पस होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, हमने चीजों को सिंपल करना है, हमने चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन होगी तो हमारे पास 1/3 वर्ड हम पूरे करेंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे और सिंपल हम वर्ड्स को कट, मतलब जो नंबर वर्ड लिमिट है उसको कट शार्ट करके लेते आएंगे तो दैट वुड नॉट वर्क। ठीक होगा ये। अब देखें, इतना टाइम हो गया, देख लें, देख लें, पूछ लें बच्चों से। देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच का जो है वो पहले मैंने आपको बता दिया है। ये कंक्लूजन सारी बातें वो जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अच्छा, अब इसके जो है हमने स्टेप, एक पूरा पैराग्राफ जब हमारे पास आएगा तो हमने इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, मैं तो इसको कहता हूं एक टेक्निक के नाम से कि 3R 3P। 3R का मतलब रीड, रीड एंड रीड। ठीक है, 3P का मतलब P1 पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो भी प्रेसी आएगी, तहसीलदार के पेपर में जो प्रेसी आएगी वो मोस्टली इस लेंथ की होगी या इससे भी शायद थोड़ी बहुत कम हो। आप PMS का पेपर उठा के देख सकते हैं, वो 20 नंबर की होती है तो वो कितनी होती है, और 15 नंबर की जो प्रेसी होगी तो वो कितनी होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, अब फर्ज करें ये हमारे पास आ गया। अब देखें,
पहला फुल स्टॉप कहाँ पे बन रहा है? पहला फुल स्टॉप हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, एक सेंटेंस, ठीक है। अगला देखें जी, फुल स्टॉप कहाँ पे बन रहा है? मैनिफेस्ट इन द, ये दूसरा दूसरा बन रहा है। इसके आगे अगर मेरे को यही बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको सेंटेंस देखने हैं कितने हैं आपके। अगर तो हमारे पास 8 या 9 सेंटेंस हैं तो आपने ये देख लेना है कि उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, ठीक है। अगर कोई बड़ा सेंटेंस है तो वो 2 ले लें, अगर कोई छोटे सेंटेंस है तो उनको आप 4 भी ले सकते हैं, बाकी 4 2 6 और बाकी जो रह जाएगा वो 3। आपने इसको 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेना है। 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करके फर्ज करें मैं अब यहाँ पे मैं इसको पहला ब्रेक डाउन इसको यहाँ पे कर दिया। मैं इसको सारे क्लियर करता हूँ। 3P, 3 पैराग्राफ में आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। फर्ज करें जी आप हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, लेट्स सपोज। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ को आपने 3 दफा पढ़ना है। 3R आ जाएगा, 3P के बाद क्या आ जाएगा जी? 3R। इन स्टडिंग द ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, क्या आ रहा है जी? सिविलाइजेशन का टूटना, तहजीबों का तहजीबों का है जी का टूटना या गिरना। अच्छा, द राइटर हैज सब्सक्राइब टू द कंक्लूजन, नो न्यू डिस्कवरी। जब उसने क्या कहा जी? इन स्टडिंग द ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन द राइटर हैज सब्सक्राइब्ड टू टू द कंक्लूजन, नो न्यू डिस्कवरी। अब यहाँ पे एक देखें, वो बात कर रहा है हिस्ट्री की। मैं तो कोई क्या हिस्टोरिकली राइटर है, हिस्टोरिकली। अब क्या उसने कंक्लूजन निकाला है? ये बात तो एडिशनल कर रहा है ना कि द राइटर हैज सब्सक्राइब टू द कंक्लूजन, इस नतीजे में पहुंचा, जो कोई नतीजा नया नहीं है। ये हमें सारी बात करेंगे। दैट war has proven to have been the proximate cause of the breakdown of every civilization। अब अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वॉर है वो क्या है? वो एक कॉज है, इंपॉर्टेंट कॉज है। इंपॉर्टेंट कॉज है किस चीज का? ब्रेकडाउन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, विच इज नोन फॉर सर्टेन टू हैव ब्रोकन डाउन इन सो फार एज it has been possible to analyze the nature of these breakdown। अब analyze, it has been possible to analyze the nature of these breakdown। अब उन जो गिरने को ब्रेक डाउन करेगा तो वो अगेन तो वही बात दोबारा ऊपर वाली आ गई कि उसने स्टडी किया है, तो स्टडी करेगा तो एनालाइज भी करेगा। एंड टू अकाउंट फॉर देयर अकरेंस, ठीक है। ये सारी के सारी क्या बात है? वही ऊपर वाली बात दोबारा कर रहे हैं। तो हम सिंपल ये कह रहे हैं, हिस्टोरिकली जो उसने स्टडी किया उसमें उसने क्या कहा जी? वो इसी कंक्लूजन पे बताया कि जो वॉर्स हैं या वॉर है वो इंपॉर्टेंट काज है किसी भी सिविलाइजेशन के ब्रेकडाउन का। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? कि हमने इसको देखा, एक हमने इसको पहला पैराग्राफ, अब दोबारा इसको एक दफा आपने जो वॉर इज द इंपॉर्टेंट काज ऑफ द ब्रेकडाउन, अब दोबारा इसको पढ़े। इन स्टडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकली आ गया सिविलाइज, द राइटर हैज, ये सारी बात हमने खत्म कर दी थी पहले ही। आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए थी, ये आपको अंदाजा आपने कर देनी है। द दैट वॉर हैज प्रूवन टू हैव बीन द अप्रोक्सीमेट काज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एवरी सिविलाइजेशन, ये हमने पॉइंट लिख लिया। विच इज नोन फॉर सर्टेन, जो चंद एक लोग जानते हैं, टू हैव ब्रेक डाउन, फॉर सर्टेन टू हैव ब्रेक डाउन, जो हमारे पास क्या यकीनी है टूट जाने के। इन सो फार एज इट हैज बीन पॉसिबल, ये सारा फिर आगे वो एनालिसिस कर रहा है चीजों का। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली ऑथर हैज concluded from the history
that war is the proximate cause लिख लें, जो इसने वर्ड लिखा हुआ है, तब भी कोई मसला नहीं है। proximate cause of breakdown of civilization। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक पहले जो हमने इसका पैराग्राफ बनाया था उसकी हमारे पास प्रेसी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए दूसरे। अब हमने इसको लिख लिया, अब नेक्स्ट जो हमने पार्ट बनाना था उस पे आए। वो क्या है जी, लाइक अदर एविल्स, एविल्स दूसरी जो शैतानी चीजें हैं, दूसरी जो बुराइयां हैं उनकी तरह पे, वार हैज इंसीडियस वे ऑफ अपीयरिंग, इंसीडियस कहते हैं पर्सोनिफिकेशन होती है, ये भी एक किस्म की, इंसीडियस वे ऑफ अपीयरिंग नॉट इनटॉलरेबल, इंसीडियस वे ऑफ अपीयरिंग नॉट इनटॉलरेबल। अब वर्ड है टॉलरेबल, टॉलरेबल होता है जो दरगुजर किया जा सके, दरगुजर करने वाली बात, इनटॉलरेबल जो दरगुजर ना करने वाली, नॉट इनटॉलरेबल ना जो है वो, ये आगे कंडीशन लगाएगा फिर कोई ना कोई, ना इनटॉलरेबल ना दरगुजर किए जाने वाली, और फिर पहले भी नॉट लगा दे तो फिर आगे कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन, नेगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो आगे फिर हम कंडीशन लेके आते हैं। वार हैज एन इंसीडियस वे ऑफ अपीयरिंग नॉट इनटॉलरेबल अंटिल, ये उस वक्त तक इनटॉलरेबल नहीं हो सकती, इट हैज secured such a strong hold upon the lives of its addicts that they no longer have the power to escape from its grip when its deadliness has become manifest। अच्छा, अब देखें इस तरह के सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनको आपने क्या करना है, ये लाइक द अदर एविल्स जरूरी नहीं है। वार हैज एन इंसीडियस वे ऑफ अपीयरिंग नॉट इनटॉलरेबल, ये क्या उस वक्त तक इनटॉलरेबल नहीं रहती, उस वक्त तक दरगुजर नहीं की जा सकती, इट हैज सिक्योर्ड सच अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, जब तक इसने कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड ना पकड़ लिया हो, जब तक अपॉन द लाइव्स ऑफ द इट्स एडिक्ट्स, जो क्या है जंग के आदी लोग हैं। जंग के आदी लोग क्यों होते हैं, टू गेन द पावर, टू ग्रैब द पावर, ठीक है, दैट दे नो लॉन्गर हैव द पावर टू एस्केप फ्रॉम इट, जब उनके पास ये ताकत ही नहीं होती कि वो उस जंग से की तरफ जा सके, ठीक है, फ्रॉम इट्स ग्रिप व्हेन इट्स डेडलीनेस हैज बिकम मैनिफेस्ट, वो कहता है कि जब इसका जो इतनी ये पुरखतर और इसकी डेडलीनेस है ये जाहिर हो चुकी है, तो फिर भी क्या है कि इससे भागा नहीं जा सकता, ये इसका क्या है एक पर्सोनिफिकेशन करके इसकी तार है। अब देखें ये दो सेंटेंस हो गए। अच्छा तीसरा देखें जी, तीसरा सेंटेंस देखें जी कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ सिविलाइजेशन ग्रोथ, जो हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है उसके इब्तदाई दिनों में, द कॉस्ट ऑफ वॉर इन सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन माइट सीम टू बी एक्सीडेड बाय द बेनिफिट्स accruing from winning of wealth and power and cultivation of the military virtues। अच्छा इसमें बात क्या कर रहा है, तो बात ये कर रहा है कि जो जो अर्ली एजेस ऑफ सिविलाइजेशन होती है ना, स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें क्या होता है द कॉस्ट ऑफ वार, जो जंग की कीमत होती है, कॉस्ट ऑफ वार इन सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन, वो क्या है, वो सफरिंग और डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है और उसके फायदे जो है वो कम होते हैं, ठीक है, कंपेयर्ड, अब जहां पे क्या रहा है कंपेयर्ड, उसने कंपेयर्ड द वॉर इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी कह लें या फिर उसमें कह लें कि वॉर बेनिफिट्स एंड डिस्ट्रक्शन, सिंपल हम ये कह सकते हैं द वॉर इज मोर डिस्ट्रक्टिव इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन, ये हम कह सकते हैं,
ठीक है। एंड इन दिस फेज ऑफ द हिस्ट्री state has often found themselves able to indulge in war with one another with something like impunity even for the defeated party। ये सारी आगे इसने एक्स्ट्रा चीज लिखी है कि ये डिस्ट्रक्टिव होती है, इसमें आप लिखना चाहें सो इट, या फिर वो जो सिविलाइजेशन है did not indulge in so that it did not indulge into war। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन में, उसमें जो वॉर है उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा होती है बेनिफिट्स की नस्बत। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स वही हमारे पास है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स की लिस्ट दे रहे हैं, हमने जहां पे भी लिस्ट आती है लिस्ट को हमने खत्म करना होता है, लिस्ट को खत्म करके हमने सिंपल लेके आना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो कौन कौन से एक्रूइंग बेनिफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम द विनिंग ऑफ द वेल्थ पावर एंड द कल्टीवेशन ऑफ द मिलिट्री वर्चूज, ये उसने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। एंड इन फेज ऑफ द हिस्ट्री, ये आगे वो कहता है कि इस फेज ऑफ द हिस्ट्री में जो सिविलाइजेशन है वो क्या करती है, वो जंग करने से कतराती है। ठीक है, क्योंकि इनको इंप्यूनिटी हासिल होती है। जो एक इनिशियल स्टेज की सिविलाइजेशन होती है ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जंग मूता की। जंग मूता की एग्जांपल है कि 3000 के करीब जो मुसलमान फौज थी, ठीक है, जिसके जो है वो सिपा सलार आई थिंक थे ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो थे। उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब वो बने। फिर मेरे ख्याल में अब्दुल्ला बिन रवाहा, 3 जर्नैल थे। और तीसरे नंबर पे जाके हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो है वो कमान संभाली थी। ये इनकी वो पहली जंग थी। अच्छा, उसमें क्या था, 3000 सहाबा के सामने फौज थी। एस्टिमेट डिफरेंट है, 60,000 से लेके 2 लाख तक के ये एस्टिमेट्स हैं कि रोमन एम्पायर के साथ टकरा गए। अच्छा, यहाँ पे ये जो इनिशियल स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन था मुसलमानों का, ये जंग मूता की बात है, मेरे ख्याल में 9 हिजरी की ये बात है। 9 हिजरी में ये जंग हुई, तो उस वक्त क्या हुआ था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी जो है वो महारत के साथ इस 2 लाख की फौज से अपने ये सहाबा को लेके निकल आए थे वहां से। ठीक है, वापस मदीना आ गए थे और वो जंग लड़ी और बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है वो पीछे होके। और उस वक्त इतनी बड़ी आर्मी से जो है वो अपने आर्मी को लेके वापस आ जाना, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर एक छोटी सी इनिशियल स्टेज ऑफ नेसेंट जो नेशन थी उसके लिए। तो ये क्या है, ये वो एग्जांपल देना चाह रहा है कि इनिशियल स्टेज में अगर फर्ज करेंगे उधर जंग करते तो जो 2 लाख की आर्मी के सामने 3000 लोग कुछ भी नहीं थे, तो वहां पे जो डैमेज था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, इट डज मोर हार्म देन द बेनिफिट। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा है। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या है जी, वो जंग नहीं करते। अब कहाँ पहुंचे थे हम जी, ये आ गए नेक्स्ट। वॉर डज नॉट बिगिन टू रिवील इट्स मेलाइनिटी। मेलाइन और बेनाइन, ये 2 वर्ड होते हैं, मेलाइन एंड, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम। बेनाइन कहते हैं अच्छा वर्ड है, मेलाइन कहते हैं किसी को मतलब अच्छे लफ्जों में याद करना, आप ये कह लो तकरीम करना, और ये कहते हैं किसी की कि इंसल्ट करना, या फिर किसी को, इसका एग्जैक्टली जो उर्दू में क्या मतलब बनेगा, जब हम किसी की बुराइयां कर रहे होते हैं, उसे बदनाम करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये होता है। वार डज नॉट बिगिन टू रिवील इट्स मेलानिटी। जो जंग है वो अपनी जो है वो मेलानिटी या उसका जो भद्दापन है वो रिवील करना शुरू नहीं करती टिल द वार मेकिंग सोसाइटी has begun to increase its economic ability to exploit physical nature and its political ability to organize manpower. But as soon as this happens, the god of war, to which the growing society has long since dedicated, proves himself a Moloch by devouring an ever large share of the
इंक्रीजिंग फ्रूट ऑफ द मैन इंडस्ट्री। अब ये देखेंगे इतना बड़ा सेंटेंस, इसको आप दोबारा जो है वो 2 से 3 हिस्सों में तोड़ के इसको पॉइंट्स बना लें। पहले वो बात क्या कर रहा है कि वार उस वक्त तक जो है वो अपनी बुराइयां जाहिर नहीं करती जब तक क्या जो वार मेकिंग सोसाइटी है वो इंक्रीज करना ना शुरू कर दे। किस तरह इंक्रीज? इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट फिजिकल नेचर। अच्छा, फिर क्या है? इट्स पहले वो क्या करते हैं, दूसरों की इकोनॉमी पे कंट्रोल आता है। फिर किस पे कंट्रोल? वो कह रहा है जी फिजिकल नेचर एंड पॉलिटिकल एबिलिटी। जब पॉलिटिकल एबिलिटी आ जाएगी तो फिर क्या करेगा? पहले इकोनॉमी, फिर पॉलिटिकल एबिलिटी। जैसे आप देखें चाइना है, चाइना क्या कर रहा है? अपने इकोनॉमिक पावर को पाइल अप कर रहा है। जब उसकी इकोनॉमिक पावर पाइल अप हो जाएगी फिर वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई मैन्यूवर करने की जो पोजीशन में आएगा। इट्स पॉलिटिकल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मैन पावर, तो फिर टू ऑर्गेनाइज मैन पावर, तो फिर क्या होता है? पहले वो इकोनॉमिकली बेहतर होता है, फिर क्या आता है? वो हमारे पास ऑर्गेनाइज करता है मैन पावर को। बट अच्छा, पहले ये 2 चीजें इसको देख लें। वार does not reveal its malignity, आप कह लें its bad impact, until society reach the climax of its पावर। देखिए जी, अब जहां पे दोनों पावर को इकोनॉमिक और उसको इकट्ठे में कर दें, इकोनॉमिक पावर भी और हमारे पास पॉलिटिकल पावर भी, इसको आप सिंपल वॉर उस वक्त तक अपने बैड इम्पैक्ट शो नहीं करती जब तक वो अपनी इस पोजीशन में नहीं आ जाते, क्लाइमैक्स ऑफ इट्स पावर पे नहीं आ जाते। क्लाइमैक्स इज पावर टू रेज द वॉर, टू रेज द वॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी। बट एज सुन एज दिस हैपन्स, बट लेकिन जब ये होता है, द गॉड ऑफ वॉर टू विच द ग्रोइंग सोसाइटी हैज लॉन्ग सिंस बीन डेडिकेटेड prove himself a Maloch by devouring an ever larger share of the increasing fruit of man's industry and religious process of। अब ये सारी बातें जो है वो ये as soon as से लेके but as soon as this happens ये भी कोई जरूरत नहीं है। The god of war to which growing society has long since been dedicated proves himself a Maloch by devouring an ever larger snare of the increasing fruits of the man's industry and मैन इंडस्ट्री। हमारे पास कौन मैन इंडस्ट्री? यही वार को कहते हैं ना, वॉर इंडस्ट्री मैन इंडस्ट्री होती है। एंड इंटेलिजेंस इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एवर लार्जर टोल ऑफ द लाइफ एंड हैप्पीनेस। ये सारी वही बातें कर रहा है कि जंग कैसे होगी? जो गॉड ऑफ वॉर है वो क्या करता है? वो मैन इंडस्ट्री, मतलब जो जंग के देवता है, वो जितने उसके पास लोग ज्यादा होंगे, कि वो किसी भी उस वॉर लॉर्ड को, किसी भी उस सोसाइटी के लीडर की बात कर रहा है कि उसके पास जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर लेगा, फिर वो दूसरों पे स्ट्राइक करेगा तो वो उधर से जो सोर्सेज वो ग्रैब करेगा तो वो बड़ा होगा। ठीक है, वो सारी चीजें ऊपर इसी में आ जाती हैं। एंड व्हेन द सोसाइटी growth in efficiency reach a point at which the becomes capable of mobilizing a lethal quantum of the energies and resources for military use, then war reveals itself as being a cancer which is bound to prove fatal to its victim. Unleash, he can cut it out and cast it from him, since the malignant tissue have now learned to grow faster। ठीक है, अब ये क्या है जी? वार उस वक्त तक ये अपना क्या है, अपना जंग जो है वो अपनी बुराइयां शो नहीं करती जब तक वो वॉर रेज ना कर दें। बट a time reaches when this warring जो एटीट्यूड है वो क्या बन जाता है? एक malignant टिश्यू बन जाता है and does harm to its whole society। ठीक है जी, ये आपने इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके आना है और इसकी आप 2 से 3 ड्राफ्ट बनाएंगे, आपको चीजें ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो जाएंगी। आपने इसको 3 पैराग्राफ में, इसको तीन पैराग्राफ में कन्वर्ट करके 3 दफा इसको पढ़ के तो फिर आपने इसको करना है, तो फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज इट इज अ
हार्ड नट टू क्रैक, ये स्किल है और स्किल डेवलप होती है वक्त के साथ साथ। ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ